सारे बच्चों को और जो बड़े होकर भी कहानी सुनते हैं, उन सबको दादाजी का बहुत सारा प्यार। आज की कहानी एक रहस्यमय और दिलचस्प थ्रिलर है, जिसमें ट्विस्ट और सस्पेंस की भरमार है। चंदनपुर घने जंगलों के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। ये गांव अपने आप में सुंदर था। हरे भरे खेत, लकड़ी के पुराने मकान और आसपास बहती एक पतली नदी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहाँ के माहौल में कुछ बदल गया था। लोगों के चेहरों पर भय की छाया साफ दिखती थी। बच्चे शाम होते ही घरों में दुबक जाते और गांव के बुजुर्ग अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिया करते। आरव, एक युवा और उत्साही पत्रकार, को चंदनपुर की इन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में खबर मिली। वह एक सच्चाई को उजागर करने वाले पत्रकार के रूप में जाना जाता था और ऐसे मामलों में गहरी दिलचस्पी रखता था। जब उसने सुना कि चंदनपुर में लोग रातों रात गायब हो रहे हैं, तो उसने तुरंत गांव जाने का फैसला किया। आरव गांव पहुंचा तो देखा कि वहां अजीब सा माहौल था। गांव के मुख्य चौक पर बहुत कम लोग थे और जो थे वे भी आपस में फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने आरव को देखा, सब चुप हो गए। ये साफ था कि बाहर से आए किसी भी व्यक्ति पर उनका भरोसा कम था। आरव ने गांव के सरपंच शेखर जी से मिलने का फैसला किया। शेखर जी गांव के सबसे पुराने और समझदार व्यक्ति थे। उनका घर गांव के बीचों बीच था। आरव उनके पास पहुंचा और अपना परिचय दिया। नमस्ते, मैं आरव, एक पत्रकार। मैंने सुना है कि आपके गांव में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? आरव ने उत्सुकता से पूछा। शेखर जी ने पहले आरव को ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोले, यहाँ अजीब तो बहुत कुछ हो रहा है बेटा, लेकिन इस बारे में बात करना भी हमारे लिए खतरा बन सकता है। आरव को उनकी आवाज में छिपा डर महसूस हुआ। उसने उन्हें भरोसा दिलाया, मैं यहाँ मदद करने आया हूँ। अगर आप मुझे सब कुछ बताएंगे तो मैं सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। शेखर जी ने लंबी सांस ली और कहा, यह सब कुछ 3 महीने पहले शुरू हुआ। पहले एक आदमी जंगल में गया और वापस नहीं लौटा। हमने सोचा शायद वह किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया होगा। फिर दूसरा आदमी गायब हुआ, लेकिन बात तब गंभीर हो गई जब गांव की एक औरत जो जंगल में लकड़ी लेने गई थी, वह भी गायब हो गई। उसके बाद से यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्या पुलिस को खबर नहीं दी गई? आरव ने पूछा। दी थी, शेखर जी ने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उनका कहना था कि जंगल में जंगली जानवर घूमते हैं और लोग शायद उनके शिकार हो गए होंगे। लेकिन हमने कई बार अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। ये आवाजें रात के समय आती हैं और जो सुनता है वह कांप उठता है। आरव ने ध्यान से सब कुछ सुना और फिर पूछा, क्या आप मुझे उन जगहों पर ले जा सकते हैं जहां से लोग गायब हुए हैं? शेखर जी ने घबराते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा बेटा, लेकिन तुम चाहो तो गांव के कुछ युवाओं से बात कर सकते हो सकता है वे तुम्हारी मदद करें। उस रात आरव ने गांव के कुछ युवाओं से बात की। उनमें से एक था रमेश, जो काफी बहादुर और उत्साही था। उसने बताया, हमने भी कई बार जंगल के पास अजीब चीजें देखी हैं। एक बार मैंने देखा कि एक काले कपड़े पहने आदमी जंगल के अंदर जा रहा था। जब मैंने उसे पुकारा तो वह बिना मुड़े भाग गया। उसके बाद मैं डर के मारे कभी जंगल के करीब नहीं गया। आरव को यह बात काफी संदिग्ध लगी। उसने फैसला किया कि वह खुद जंगल में जाकर इन घटनाओं की तहकीकात करेगा। अगले दिन आरव ने गांव वालों से और जानकारी जुटाने की कोशिश की। एक औरत जिसका भाई गायब हो गया था ने बताया, मेरा भाई बहुत मेहनती था। वह सिर्फ लकड़ियां लेने जंगल गया था, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। मैंने कई रातें जागकर उसकी राह देखी, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। अब मैं सोचती हूँ, क्या वह भी उन अजीब घटनाओं का शिकार हो गया? गांव के अन्य लोग भी अपने डर और अनुभव साझा करने लगे। कोई कहता कि जंगल में रात को रोशनी दिखाई देती है, तो कोई कहता कि वहां अजीब सी गंध आती है। आरव ने महसूस किया कि यहाँ की घटनाओं के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हो सकती है। लेकिन उसने यह भी देखा कि गांव के लोग अपने डर और अंधविश्वास के कारण चुप थे। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरव ने फैसला किया कि वह अकेले जंगल के पास जाएगा और उस जगह का मुआयना करेगा जहां से लोगों के गायब होने की खबरें थीं। लेकिन जैसे ही उसने यह बात रमेश को बताई, रमेश ने कहा, आप अकेले नहीं जा सकते, मैं आपके साथ चलूंगा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था, आरव और रमेश जंगल के किनारे पहुंचे। वहां का माहौल भयावह था। हर तरफ घना अंधेरा
और बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाजें। अचानक उन्हें दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। ये क्या हो सकता है? आरव ने फुसफुसाते हुए पूछा। रमेश ने डरते हुए कहा, मैंने पहले भी ऐसी रोशनी देखी है। ये किसी के होने का संकेत है। दोनों धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि रोशनी एक पुरानी झोपड़ी से आ रही थी। झोपड़ी की हालत खस्ताहाल थी, लेकिन उसके अंदर से किसी के होने की आहट सुनाई दे रही थी। आरव ने रमेश को इशारा किया और धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने झोपड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, अंदर से किसी के भागने की आवाज आई। दोनों ने देखा कि एक परछाई झोपड़ी से निकलकर जंगल के अंदर भाग रही थी। रुको! आरव चिल्लाया और उसके पीछे भागने लगा, लेकिन घने जंगल में वह परछाई गायब हो गई। उस रात आरव को समझ आ गया कि चंदनपुर में जो हो रहा है वह केवल अंधविश्वास या जंगली जानवरों का हमला नहीं है। इसके पीछे कोई मानव साजिश छिपी हो सकती है। चंदनपुर में बिताए गए कुछ दिनों में आरव को इस बात का एहसास हो गया था कि गांव वाले अपने डर और अंधविश्वास के कारण असली सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। रहस्यमयी गायब होने की घटनाओं का कारण जानने के लिए उसने पायल के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। पायल, जो एक निडर और बुद्धिमान महिला थी, इस काम में आरव का पूरा साथ देने के लिए तैयार थी। रात को जब गांव में सन्नाटा छाया हुआ था और चारों ओर अंधेरा था, आरव और पायल ने अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान रखा। दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। गांव से जंगल तक का रास्ता घुप अंधेरे और डरावनी खामोशी से भरा था। रास्ते में पायल ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि यह काफी खतरनाक हो सकता है? आरव ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ, लेकिन अगर हमने सच्चाई का पता नहीं लगाया तो यह भय कभी खत्म नहीं होगा। जंगल में घुसते ही दोनों ने देखा कि वातावरण बहुत अलग था। घने पेड़ों के कारण चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी ही उनके लिए रास्ता दिखा रही थी। चलते चलते उन्हें कई अजीब चीजें दिखाई दी। टूटे हुए पेड़, बिखरे हुए कपड़े और कुछ जगहों पर सूखे खून के धब्बे। यह खून कहां से आया होगा? पायल ने डरते हुए पूछा। शायद ये उन्हीं लोगों का हो सकता है जो यहां से गायब हुए हैं, आरव ने जवाब दिया। हमें सतर्क रहना होगा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुरानी और जर्जर झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी झांक रही थी। दोनों ने धीरे धीरे झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाए। झोपड़ी के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजे पर कई गहरे निशान थे, जैसे किसी ने वहां जबरदस्ती घुसने की कोशिश की हो। आरव ने झोपड़ी के अंदर झांका। वहां एक आदमी बैठा हुआ था। वह काले कपड़े पहने हुए था और कुछ लिखने में व्यस्त था। उसकी हरकतें संदिग्ध लग रही थीं। आरव ने पायल को इशारा किया और धीरे धीरे दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुलते ही उस आदमी ने उनकी आहट सुन ली। वह तेजी से उठकर बाहर की ओर भागा। रुको! आरव चिल्लाया। वह और पायल उस आदमी के पीछे दौड़े, लेकिन घने जंगल में वह आदमी अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो गया। शायद वह इस पूरे रहस्य के बारे में कुछ जानता है, पायल ने कहा। हाँ, लेकिन फिलहाल हमें झोपड़ी की जांच करनी चाहिए, आरव ने जवाब दिया। दोनों वापस झोपड़ी में आए। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज थी जिस पर धूल जमी हुई थी। एक कोने में कई कागज बिखरे हुए थे। झोपड़ी के अंदर एक खतरनाक गंध थी, जैसे किसी ने वहां लंबे समय तक कुछ छिपा रखा हो। आरव ने मेज पर पड़े कागजों को उठाकर देखना शुरू किया। वह हैरान रह गया। उन कागजों में पुरानी चिट्ठियां थीं, जिनमें कुछ लापता लोगों के नाम और विवरण थे। देखो पायल, आरव ने एक चिट्ठी दिखाते हुए कहा, यह नाम उसी महिला का है जिसे कुछ हफ्ते पहले गायब बताया गया था। पायल ने झट से दूसरी चिट्ठियों को खंगालना शुरू किया। उन्हें कुछ तस्वीरें मिलीं, जिनमें गांव के कई लापता लोगों की तस्वीरें थीं। यह बहुत अजीब है, पायल ने कहा। अगर ये चिट्ठियां और तस्वीरें इस झोपड़ी में हैं, तो इसका मतलब है कि इस आदमी को इन गायब हुए लोगों के बारे में सब कुछ पता है। आरव ने गहराई से सोचते हुए कहा, यह आदमी सिर्फ एक मोहरा हो सकता है। इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। हमें इन सबूतों को संभाल कर रखना होगा। झोपड़ी की दीवारों पर भी कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। वे चिन्ह किसी अनजान भाषा में लिखे हुए प्रतीत हो रहे थे। आरव ने उनका फोटो लिया ताकि बाद में उनकी जांच की जा सके। जैसे ही दोनों झोपड़ी से बाहर निकलने लगे, उन्होंने झोपड़ी के पीछे एक और छोटा दरवाजा देखा। दरवाजा आधा खुला हुआ था। क्या हमें इसे देखना चाहिए? पायल ने पूछा। हाँ, यह हमें और सुराग दे सकता है,
आरव ने कहा। दोनों ने दरवाजा खोला और अंदर झांका। वहां एक गहरा और अंधेरा गड्ढा था। गड्ढे में कुछ टूटे फूटे औजार और जंग खाए हथियार पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह गड्ढा किसी अवैध गतिविधि के लिए इस्तेमाल किया गया हो। यह जगह सिर्फ एक झोपड़ी नहीं है, यह कुछ और बड़ा है, आरव ने कहा। दोनों ने झोपड़ी में मिले सुरागों को अपने बैग में रखा और जल्दी से वापस गांव लौटने का फैसला किया। रास्ते में पायल ने कहा, आरव, इस मामले के पीछे कुछ बहुत बड़ा है, हमें इसे पुलिस को बताना चाहिए। नहीं, अभी नहीं, आरव ने जवाब दिया। हमें और सबूत जुटाने होंगे। बिना ठोस सबूत के पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेगी। उस रात आरव और पायल ने झोपड़ी में मिले चिट्ठियों और तस्वीरों का अध्ययन किया। उन्हें यकीन हो गया था कि गांव के लापता लोगों का मामला सिर्फ जंगली जानवरों या दुर्घटनाओं का नहीं था। इसके पीछे कोई गहरी और खतरनाक साजिश थी। आरव और पायल ने झोपड़ी से मिले चिट्ठियों और तस्वीरों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। कागजों पर लिखे हर शब्द को गहराई से समझने की कोशिश करते हुए उन्होंने पाया कि लापता लोगों का मामला साधारण नहीं था। चिट्ठियों में कुछ संदिग्ध बातें लिखी थीं, जो इस रहस्य को और गहरा कर रही थीं। इन चिट्ठियों में से कई उन लोगों की थीं जो गांव से गायब हुए थे। कुछ में डर भरी बातें लिखी थीं, जैसे जंगल में कुछ अजीब हो रहा है और यहाँ कोई हमारी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। एक चिट्ठी में एक लापता मजदूर ने लिखा था, अगर मैं वापस ना आऊं तो जान लेना कि यह जंगल सिर्फ जंगल नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा है जो हमारी कल्पना से परे है। आरव और पायल ने उन चिट्ठियों में एक महत्वपूर्ण सुराग देखा। लगभग हर चिट्ठी में खनन का जिक्र था। पायल ने ध्यान दिया कि चिट्ठियों के बीच एक नक्शा भी था जो जंगल के अंदर कुछ खदानों की ओर इशारा कर रहा था। पायल ने सवाल किया, क्या यह हो सकता है कि ये खदानें ही इन गायब होने की घटनाओं का केंद्र हैं? आरव ने गंभीरता से जवाब दिया, यह बहुत संभव है। ऐसा लगता है कि जंगल में अवैध खनन हो रहा था और जो भी इसके बारे में जान गया उसे गायब कर दिया गया। हमें इन खदानों के बारे में और जानकारी जुटानी होगी। चिट्ठियों को पढ़ने और उनके सुरागों को जोड़ने के बाद आरव और पायल ने सोचा कि गांव के बुजुर्ग शेखर जी से बात करना जरूरी है। आरव को लगा कि शेखर जी इस घटना के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन किसी कारण से कुछ छिपा रहे हैं। अगले दिन आरव और पायल शेखर जी के घर पहुंचे। घर का माहौल शांत था, लेकिन अंदर एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। शेखर जी ने आरव को देखकर कहा, तुम फिर यहां आए। मैंने कहा था यह मामला छोड़ दो, यह तुम्हारे बस का नहीं है। आरव ने विनम्रता से जवाब दिया, शेखर जी, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूं। गांव के इतने सारे लोग गायब हो गए हैं, क्या आप नहीं चाहते कि उनका पता लगाया जाए? शेखर जी कुछ पल चुप रहे, फिर भारी आवाज में बोले, ये सच है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो बोलना मेरी और गांव वालों की जान के लिए खतरा बन सकता है। आरव ने उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या यह खदानों से जुड़ा है? हमने चिट्ठियों में खदानों का जिक्र पाया है। शेखर जी का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने उन चिट्ठियों को देखा तो तुम भी अब इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो। सुनो, यह जंगल सिर्फ पेड़ों का जंगल नहीं है, यह उन घावों का घर है जो इंसानों ने अपने लालच से लगाए हैं। पायल ने हैरानी से पूछा, घाव? आप क्या कहना चाहते हैं? शेखर जी ने बताया, सालों पहले इस जंगल के किनारे कुछ लोग खदान खोदने आए थे। उन्होंने गांव वालों को काम पर रखा। खदान में सोने और कीमती पत्थरों की खुदाई होती थी, लेकिन उन खदानों में जो होता था वह इंसानियत के खिलाफ था। मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। जो विरोध करता उसे गायब कर दिया जाता। कुछ को वहीं मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में दफना दिया गया। यह सुनकर आरव और पायल के रोंगटे खड़े हो गए। शेखर जी ने अपनी बात जारी रखी, यह सब कुछ साल पहले खत्म हो गया, लेकिन जंगल ने उन घावों को अब तक अपने अंदर छिपा रखा है। गांव के जो लोग गायब हो रहे हैं वे शायद उसी साजिश का हिस्सा बन गए हैं। जो भी उस सच्चाई के करीब जाता है वह वापस नहीं आता। आरव ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि इन गायब होने की घटनाओं के पीछे कौन हो सकता है? शेखर जी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन कुछ बाहरी लोग अभी भी इस जंगल में आते हैं। वे खदानों के पुराने रास्तों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। शायद वे उसी काम को फिर से शुरू करना चाहते हैं, और जो भी उनके रास्ते में आता है वह गायब हो जाता है। पायल ने चिंतित स्वर में कहा, यह बहुत खतरनाक हो सकता है, हमें पुलिस को यह सब बताना चाहिए। लेकिन शेखर जी ने मना कर दिया, नहीं, पुलिस यहां नहीं आएगी, वे भी इन बाहरी लोगों के साथ मिले हुए हैं।
अगर तुम सच में इस गांव और अपने आप को बचाना चाहते हो तो तुम अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। आरव ने कहा, शेखर जी, हमें खदानों का सही रास्ता बताइए। हमें वहां जाकर और सबूत जुटाने होंगे। शेखर जी ने कुछ देर सोचा, फिर एक पुराने नक्शे की ओर इशारा किया जो दीवार पर टंगा था। यह नक्शा तुम्हें खदानों तक ले जाएगा, लेकिन सावधान रहना, वहां सिर्फ खतरा ही नहीं, कुछ और भी है। कुछ और? आरव ने पूछा। मैं खुद नहीं जानता, लेकिन जंगल के अंदर ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। कुछ लोग कहते हैं वे उन मजदूरों की आत्माएं हैं जो वहां मारे गए थे। इस रहस्य और डर से भरी बातों के बावजूद आरव और पायल ने फैसला कर लिया कि वे खदानों तक जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। उस रात जब दोनों वापस अपने ठिकाने पर पहुंचे तो उन्होंने झोपड़ी में मिले कागजों और शेखर जी की बातों को जोड़ने की कोशिश की। यह साफ हो चुका था कि इस मामले में सिर्फ इंसानों का लालच ही नहीं, बल्कि एक अंधेरा इतिहास भी शामिल। आरव झोपड़ी से मिले सुराग और शेखर जी की बातों के बाद आरव और पायल ने तय कर लिया कि अब समय आ गया है इस रहस्य को उजागर करने का। उन्होंने अगले दिन जंगल में दोबारा जाने की योजना बनाई। इस बार उनका इरादा और मजबूत था। वे जान चुके थे कि जंगल के अंदर खतरे और रहस्य दोनों ही मौजूद हैं। रात का समय चुना गया क्योंकि वे यह समझ चुके थे कि उस रहस्यमयी आदमी को पकड़ने और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने का यही सही समय होगा। आरव ने अपने साथ एक मजबूत टॉर्च, कैमरा और एक चाकू लिया, जबकि पायल ने एक नोटबुक और प्राथमिक चिकित्सा सामग्री रखी। जंगल में प्रवेश करते ही वे सतर्क हो गए। चारों तरफ घना अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वही रहस्यमयी आदमी दिखाई दिया जिसे उन्होंने पहले झोपड़ी के पास देखा था। वह आदमी जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था, जैसे कि कहीं जाने की जल्दी हो। आरव ने पायल से फुसफुसाते हुए कहा, हमें उसके पीछे रहना होगा, लेकिन सावधान रहना। पायल ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने उसे चुपचाप दूर से फॉलो करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वह आदमी एक अजीब सी जगह पर रुका। वहां घने पेड़ों के पीछे एक छिपा हुआ रास्ता था। रास्ता मुश्किल और संकीर्ण था। आदमी ने चारों तरफ देखा और वहां घुस गया। आरव और पायल ने धीरे धीरे उसका पीछा जारी रखा। रास्ता खत्म होते ही उनके सामने एक गुफा दिखाई दी। गुफा का प्रवेश द्वार छोटा था, लेकिन अंदर से उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। गुफा के बाहर कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं, मानो किसी ने दर्द से कराहते हुए आवाज लगाई हो। आरव और पायल गुफा के अंदर घुसने का साहस जुटाकर धीरे धीरे अंदर गए। अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। गुफा के एक कोने में कुछ लोग बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके शरीर पर चोटों के निशान थे। आरव ने फुसफुसाते हुए कहा, ये वही लोग हैं जो गांव से गायब हुए थे। पायल ने डरते हुए पूछा, ये लोग यहाँ क्यों और कैसे हैं? और ये आदमी क्या कर रहा है? गुफा के दूसरे कोने में वह रहस्यमयी आदमी कुछ सामान इकट्ठा कर रहा था। उसके पास दवाइयां, इंजेक्शन और रस्सियां थीं। वह इन बेहोश लोगों पर नजर रख रहा था, जैसे कि वह उन्हें कहीं ले जाने की तैयारी कर रहा हो। आरव और पायल ने गुफा के अंदर छिपकर उस आदमी की हरकतों को ध्यान से देखा। कुछ देर में उन्हें समझ आया कि वह आदमी इन लोगों को बेहोश कर यहाँ कैद में रखता था। पायल ने डरते हुए कहा, क्या यह मानव तस्करी का मामला हो सकता है? आरव ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ, मुझे लगता है कि यह आदमी इन लापता लोगों को बेचने की साजिश कर रहा है। शायद इन लोगों को यहाँ इसलिए लाया गया है ताकि इन्हें बाहर ले जाकर बेचा जा सके। उनकी बातचीत के दौरान उस आदमी ने गुफा के बाहर से आती एक हल्की आवाज सुनी। उसने तुरंत सतर्क होकर चारों ओर देखना शुरू किया। आरव और पायल ने खुद को एक बड़े पत्थर के पीछे छुपा लिया, लेकिन वह आदमी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। आरव ने विस्पर्ड करते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वह हमें पकड़ लेगा। पायल ने सुझाव दिया, हम उसके ध्यान को भटकाने की कोशिश करते हैं, तुम पीछे से हमला करो। आरव ने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उसे गुफा के दूसरी तरफ फेंक दिया। आवाज सुनकर वह आदमी उस दिशा में चला गया। इसी दौरान आरव ने उसके पीछे से जाकर उसे पकड़ लिया। आरव और उस आदमी के बीच झड़प शुरू हो गई। वह आदमी मजबूत था और उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसे जमीन पर गिरा दिया। पायल ने रस्सी उठाकर उसे बांधने में मदद की। उस आदमी को काबू में करने के बाद आरव ने उससे सख्ती से पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इन लोगों को यहाँ क्यों कैद किया है? वह आदमी पहले चुप रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसने कहा, मैं सिर्फ आदेश का पालन कर रहा हूं। मेरे ऊपर लोग हैं जो इस काम को चलाते हैं, मैं उन्हें नहीं रोक सकता।
उस आदमी से मिली जानकारी के बाद आरव और पायल ने गुफा में कैद लोगों को बचाने की योजना बनाई। उन्होंने पहले बेहोश पड़े लोगों के हाथ पैर खोले। पायल ने प्राथमिक चिकित्सा देकर उनकी हालत सुधारने की कोशिश की। आरव और पायल को यह समझ आ गया था कि यह मामला सिर्फ उस आदमी तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा गिरोह काम कर रहा था। उन्होंने तय किया कि वे इन लोगों को बचाकर गांव वापस ले जाएंगे और इस गिरोह का पर्दाफाश करेंगे। गुफा से बाहर निकलने से पहले उन्होंने सबूत के तौर पर गुफा के अंदर की तस्वीरें खींची। उन्होंने यह भी तय किया कि अब वे इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। आरव और पायल ने गुफा में पाए गए सारे सबूत इकट्ठा किए और उन्होंने तय किया कि अब कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उनके पास वह सबूत थे जो न सिर्फ उस आदमी की भूमिका को उजागर करते थे, बल्कि यह भी साबित करते थे कि यह पूरा मानव तस्करी का नेटवर्क जंगल का इस्तेमाल कर रहा था। अब समय आ चुका था कि वे इस खतरे का सामना करें और बाकी सभी को सुरक्षित करें। आरव ने तुरंत पुलिस को सूचना देने का फैसला किया। वह जानता था कि पुलिस इस मामले में ज्यादा सक्षम होगी और इस गिरोह को खत्म करने में मदद करेगी। उन्होंने पायल को बताया, पायल, हम अब इन सबको नहीं अकेले कर सकते, हमें पुलिस की मदद लेनी होगी। पायल ने भी सहमति जताई और दोनों ने नजदीकी पुलिस स्टेशन का रुख किया। पुलिस अधिकारी ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और तुरंत कार्रवाई करने का वादा किया। एक टीम को उस गुफा की ओर रवाना किया गया, जबकि आरव और पायल ने पुलिस के साथ मिलकर गिरोह के बारे में और जानकारी इकट्ठा की। पुलिस ने उस गुफा में छापा मारा और वहां कैद सभी लापता लोगों को बचाया, जिनमें से कुछ लोग काफी बीमार और कमजोर थे, लेकिन वे राहत महसूस कर रहे थे कि अब वे सुरक्षित हैं। गुफा में और आसपास के इलाकों से कुछ और संदिग्ध सामान और दस्तावेज भी मिले, जिनसे यह स्पष्ट हो गया कि यह गिरोह सिर्फ स्थानीय लोगों को नहीं, बल्कि बाहर के राज्यों से भी लोगों को तस्करी करके यहां लाता था। आखिरकार वह आदमी जिसे आरव और पायल ने पकड़ा था, पुलिस की गिरफ्त में आ गया। उसकी पूछताछ में यह सामने आया कि यह एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का नेटवर्क था, जो अवैध रूप से लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें बेचता था। जंगल का इस्तेमाल छुपने के स्थान के रूप में किया जाता था, ताकि पुलिस और स्थानीय लोग इस घिनौनी साजिश को पकड़ न सकें। पूछताछ के दौरान उस आदमी ने यह भी खुलासा किया कि कई बाहरी लोग भी इस गिरोह में शामिल थे और वे कई वर्षों से इस घिनौनी तस्करी को चला रहे थे। यह पूरी साजिश खदानों से जुड़ी थी, क्योंकि इन इलाकों में कुछ खतरनाक व्यापार और अवैध गतिविधियां छुपाई जाती थीं। जंगल की घनी वादियां और गुफाएं इस तस्करी के लिए आदर्श स्थल बन चुकी थीं। गांव में जब यह सब जानकारी पहुंची तो लोग हैरान रह गए। उन्होंने अब समझा कि उनके आसपास जो लापता लोग थे, वे वास्तव में इस घिनौने तस्करी नेटवर्क का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन अब उनका विश्वास और हिम्मत भी बढ़ी थी, क्योंकि पुलिस ने इस अपराध को खत्म किया था और इन बेगुनाहों को बचाया था। आरव ने गांव वालों से बात की, आप लोग डर के कारण चुप रहे, लेकिन अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आवाज उठाएं और अपनी समस्याओं का समाधान खोजें। डर से चुप रहना कभी हल नहीं होता, बल्कि यह समस्या को और बढ़ा देता है। हमें सच्चाई से भागने नहीं, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गांव वालों ने आरव की बातों को सुना और उन्होंने फैसला किया कि अब वे डर के बजाय साहस का परिचय देंगे। उन्होंने अपने गांव में सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय किए और यह भी ठान लिया कि किसी भी समस्या का सामना वे अब एकजुट होकर करेंगे। आरव का यह संदेश केवल गांव वालों तक ही सीमित नहीं था। यह एक बड़ी चेतावनी थी कि जब समाज के लोग खामोश रहते हैं, तो बुरे तत्व अपना जाल फैलाते हैं। यह न केवल गांव, बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ी सीख थी कि यदि हम किसी अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तो वह समय के साथ बढ़ता जाएगा। डर और चुप्पी से कोई समस्या हल नहीं होती। आरव ने आगे कहा, हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। यह डर के बजाय हमारी ताकत बननी चाहिए। हम चाहे एक छोटे से गांव में रहते हों, लेकिन अगर हम एकजुट होकर अपनी आवाज उठाते हैं, तो कोई भी बुराई हमारे आसपास नहीं पनप सकती। आरव और पायल के साहस और दृढ़ निश्चय ने केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। यह घटना यह सिद्ध करती है कि कभी-कभी हमें कठिन समय में भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए कड़ी कार्रवाई करनी होती है। जब तक हम अपनी आंखें बंद कर डर से चुप रहते हैं, तब तक सच्चाई दबती रहती है। लेकिन अगर हम सच्चाई का सामना करते हैं, तो किसी भी समस्या का समाधान मिल सकता है।
कभी कभी यह डर ही हमें चुप करवा देता है, लेकिन जब हम अपने भीतर का साहस पहचानते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यही नैतिकता का संदेश था जो आरव ने दिया, और इसने न केवल गांव वालों को बल्कि पूरे समाज को जागरूक किया। कहानी के अंत में आरव ने न केवल गांव वालों को बचाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि जब तक हम सच्चाई से डरते रहेंगे, तब तक हम अपने और दूसरों के लिए खतरे की स्थिति में रहेंगे। अगर हम डर से बाहर निकलकर सच का सामना करें, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस तरह आरव और पायल ने न सिर्फ अपने गांव को बचाया, बल्कि समाज को यह संदेश दिया कि डर के आगे जीत नहीं, बल्कि संघर्ष और साहस की आवश्यकता होती है। सच्चाई से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। डर हमें जकड़ सकता है, लेकिन साहस और संघर्ष से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं।